वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नमेंट बजट के बारे में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो प्यारा देश है इंडिया, ये डेमोक्रेसी पे चलता है। डेमोक्रेसी पे चलने का मतलब ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसीजर। जिस गवर्नमेंट को हमने चुना है उसका काम यह है कि वो हमारे मैक्सिमम वेलफेयर के लिए काम करे। मतलब आज की डेट में आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में अगर फॉर्म हो रही है तो क्यों हो रही है, ताकि वो हम भारतीयों का या इंडियंस का क्या कर सके, वेलफेयर कर सके। ठीक है, वेलफेयर किस फॉर्म में कर सकती है? हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सिमिलरली हमें एक अच्छा सोशल वेलफेयर भी दे सकती है। किस तरह से? प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। पर होता क्या है कि गवर्नमेंट तो वेलफेयर करना चाह रही है, पर ये चीजें फ्री नहीं है, इसके पीछे ह्यूज एक्सपेंडिचर लगता है, खर्चा बहुत आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्चा करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग एंड पॉलिसीज बना देती है। प्लानिंग एंड पॉलिसीज बना देती है कि हमारे देश का कितना खर्चा है और उसके लिए हमें कितना रेवेन्यू या पैसा जनरेट करना पड़ेगा। और ये जो प्लान्स एंड पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे बजट कहते हैं। तो कट शॉर्ट करके बात करें तो बजट क्या है, अगर बोला जाए तो बजट या स्पेसिफाई होके बात करते हैं अगर हम गवर्नमेंट बजट के बारे में। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए इज एन एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल मतलब साल में एक बार निकलने वाली, बजट साल में एक बार डिक्लेयर होता है, इसे बात ध्यान रखना। शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट। किस चीज का एस्टीमेट? ऑफ रिसिप्ट, गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई, एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, गवर्नमेंट बजट एनुअली निकलता है सबसे पहले। इसमें आइटम वाइज का मतलब आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे, एस्टीमेट बताया जाता है। एस्टीमेट मतलब प्रपोज्ड है कि ये खर्चा होना चाहिए, किस चीज का, कितनी रिसिप्ट होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा। फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो डम टू द पॉइंट क्या क्या ध्यान रखिए आप, गवर्नमेंट बजट एनुअल स्टेटमेंट है, इसमें अलग अलग कॉलम्स बनाए गए हैं जिसमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बताई गई है पूरे फिस्कल ईयर की, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर की, जो कब से कब तक चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने होंगे। एक एक चीज को बहुत डिटेल में बेटा करते हैं हम लोग, ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बजट के याद रखेंगे, आपके 1 मार्क और 3 मार्क्स में काम आती है चीजें। ठीक, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट। बजट को कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट, एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे। अब आप पूछोगे सर हर लेवल का मतलब क्या है, तो हर लेवल का मतलब बेसिकली होता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बजट होता है, और जो लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज है, उनका भी बजट होता है। लोकल गवर्नमेंट्स का भी अपना बजट होता है। हाउएवर अभी इस चैप्टर पे जो हमें फोकस करना है, हमारा फोकस जो होगा
केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय बताए बजट पर होगा या बनाए बजट पर होगा, जिसे यूनियन बजट कहा जाता है। तो चलिए समझ लीजिए, बजट हर लेवल पे गवर्नमेंट बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बजट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और लोकल गवर्नमेंट भी। हमारा फोकस उस बजट पे होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, इसे यूनियन बजट बोलते हैं। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ठीक है। सेकंड, बजट जो है पास्ट के लिए नहीं फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है इसमें एस्टीमेट बताया जाता है। तो जो भी एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, जो भी एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर होगा या फिर रिसिप्ट होगी, ठीक है, वो एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट चाहती क्या है, किसी बजट में क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंसेस है बढ़ा दिया जाता है और सोचा जाता है रेवेन्यू भी वहीं से ज्यादा होगा, कभी इंडस्ट्रीज को लेकर कभी डिफेंस को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बजट इज प्रेजेंटेड, बजट कहां प्रेजेंट किया जाता है, तो बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और या ऑन लिखेंगे ज्यादा बेटर है, ऑन सच अ डे एज प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, उस दिन जब प्रेसिडेंट कहेगा। हाउएवर आपको यह ध्यान रखना है बेसिकली कि जनरल प्रैक्टिस ये है, जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो एनुअल बजट है, एनुअल बजट है, इसे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे अभी श्रीमती निर्मला सीतारमन हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, ये फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट करती है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ईच ईयर प्रेजेंट किया जाता है। चलिए ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आइटम वाइज एस्टीमेट बताया जाता है कि आगे कितनी रिसिप्ट होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा पूरे फिस्कल ईयर में। फिस्कल ईयर मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं इसमें आपको, कुछ बजट सारी तरह की गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल हो। हमारा फोकस केवल किस पर होगा, हमारा फोकस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए बजट पर, जिसे यूनियन बजट बोला जाता है, ठीक। आप हमेशा ध्यान रखो बजट केवल एक एस्टीमेट है कि आगे जाके गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट की कितनी रिसिप्ट होगी, ये प्रपोज्ड है। बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, ये बात ध्यान रखो, कब, जब प्रेसिडेंट डायरेक्ट करे। और जनरल प्रैक्टिस ये है कि जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को बजट प्रेजेंट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है पॉइंट वो ये है कि बजट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, बजट को तभी इंप्लीमेंट किया जा सकता है इफ अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट उसको क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। लास्ट थिंग, बजट में हम शो क्या करते हैं, रिवील क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात, बजट में हम पहले तो ये बता देते हैं कि लास्ट ईयर में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी थी। बजट का एक हिस्सा इस पर होता है कि पिछले साल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। और अगला हिस्सा जो मेन हिस्सा होता है वो ये है कि फ्यूचर में, मतलब आगे जो फाइनेंशियल ईयर है, या आप इसको फिस्कल ईयर भी बोल सकते हो, इसमें गवर्नमेंट अपनी क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने वाली है। तो बजट दो चीजें कंटेन करता है और आपको बताता है, सबसे पहले लास्ट ईयर, पिछले फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और आने वाले फ्यूचर में जो है वो गवर्नमेंट क्या क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाएगी, बजट ये रिवील करता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें मेरी समझ आई होगी और इसमें आपको इशू नहीं गया होगा। देन अब बारी आती है कि बजट भाई आखिरकार बनाया क्यों जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। आज सरकार है, गवर्नमेंट है, क्या एम है, क्यों वो बजट बना रही है, टारगेट क्या है। तो बेसिक बात ध्यान रखो, गवर्नमेंट चाहती है हमारा वेलफेयर करना, इसलिए बजट बनाए जा रहे हैं। देश की तरक्की हो, हर सरकार यही चाहती है, हम किसी भी सरकार को चुने। तो जब आप इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हो तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 होता है
रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब आप बात करते हो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस की, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट जो है हमारे देश की, वो एम करती है रिसोर्सेस को रीएलोकेट करने में। रीएलोकेट करने का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे देश के साधन हैं या रिसोर्सेस हैं, उनको इस तरह से एलोकेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और साथ साथ लोगों का वेलफेयर भी हो। तो गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विथ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, आज से यानी 70 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, बजट इसी मोटिव से बनाया जाता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन ऐसा हो कि हम अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी को पूरा कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। पैसा आएगा तभी तो देश चलेगा। और दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर भी करना चाहते हैं। तो जैसे रीएलोकेशन कैसे कैसे हो सकता है, वो आपको मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक तो गवर्नमेंट कर सकती है टैक्स कंसेशन, टैक्स कंसेशन, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट दे सकती है सब्सिडी, सब्सिडी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को एंकरेज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए टैक्स में छूट देती है, टैक्स कंसेशन देती है, ठीक है। आप इसे सब्सिडीज भी बोल सकते हो, ताकि जो बिजनेसमैन है या प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे कि देश का कैसे फायदा हो सकता है, तो गवर्नमेंट देखो कितनी बैलेंस अप्रोच अपनाती है। जैसे दो एग्जांपल देते हैं, गवर्नमेंट जैसे शराब है या सिगरेट है, इसके प्रोडक्शन को कभी बंद नहीं करती है। वो क्या करती है, इस पे हैवी टैक्स लगा देती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब और सिगरेट के बिना रह नहीं सकते। तो चलो पीना है तो पियो, पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो। लेकिन जैसे खादी इंडस्ट्री है, इसको प्रमोशन की जरूरत है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज दे देती है। तो गवर्नमेंट का देखो इतना अच्छा स्ट्रक्चर है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज का, कि गवर्नमेंट को पता है कि देखो शराब सिगरेट से लोगों का नुकसान हो सकता है, बंद नहीं कर रही है, टैक्स बढ़ा दे रही है। तो या तो आदमी क्या होगा, बहुत महंगी लगेगी, पीना बंद कर देगा, और अगर पी रहा है तो सरकार की कमाई हो रही है। और दूसरा, ऐसी चीज जो नेसेसिटी है जैसे खादी इंडस्ट्रीज, इनको सब्सिडी देने का काम कर। दूसरा, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे करती है गवर्नमेंट, तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विस होती है जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लो, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ठीक है, सैनिटेशन, हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, नेशनल डिफेंस। ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं है, ये सब ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है और इसका फायदा सबको होना चाहिए। तो जब आप बोलते हो ना कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहती है, वो प्रॉफिट भी करवाना चाहती है, पब्लिक वेलफेयर भी करना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, एक तो तरीका रेवेन्यू बढ़ाए, उसके लिए टैक्स कंसेशन देती है ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए सब्सिडीज देती हैं। वैसे वेलफेयर भी करना है तो उसके लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्टली लोगों को प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट करती है। अब इसमें क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, एक मिनट रुकना, हाँ, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आर पब्लिक गुड्स एसेंशियल,
अच्छा, पब्लिक गुड्स क्या है? मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको डायरेक्टली मिल रही है। अब सवाल ये क्या है, एसेंशियल है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पब्लिक गुड्स आर फॉर वेलफेयर एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। किसको प्रोवाइड करना चाहिए? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, कोई भी पूछे पब्लिक गुड्स के फीचर क्या, तो आप दो फीचर बताओगे, द टू फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स आर। ठीक है, पहला फीचर, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलस। इसको लेकर कोई राइवलरी नहीं होती है, मतलब ये गुड्स सभी लोगों के बेनिफिट के लिए अवेलेबल होते हैं और किसी पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर के लिए नहीं है। एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हो पब्लिक पार्क्स। भाई पब्लिक पार्क एक कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल के, एक पर्सन के लिए नहीं है। पब्लिक पार्क में कोई भी जा सकता है, वहां के बेनिफिट ले सकता है। सेकेंड थिंग, पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पॉसिबल वे नहीं है जिससे किसी पर्सन को इसका बेनिफिट ना मिले। इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता है। जैसे रोड्स, ठीक है, रोड पे सब चल सकते, भले टोल टैक्स दे या ना दे, इसका बेनिफिट क्या होगा? सबको जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या पब्लिक गुड्स एसेंशियल है? तो हाँ, क्योंकि लोगों के वेलफेयर के लिए है, इसलिए एसेंशियल है। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। दो फीचर क्या है पब्लिक गुड्स के? सबसे पहला फीचर है ये नॉन राइवलस नेचर के हैं, मतलब इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता क्योंकि इसका फायदा सबको होता है। दूसरा, नॉन एक्सक्लूडेबल है, मतलब इसका फायदा सभी लोग उठाएंगे, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका मैंने कंप्लीट करा दिया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है बजट लाने का, वो होता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, देखो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम की आप बात करो, इनकम इनइक्वालिटी होती है। हम इस चीज को फ्रेम करते हैं, इकोनॉमिक inequality is essential part of every economic system, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, समस्या जो है बेटा हर जगह है। तो अब हमारी गवर्नमेंट क्या है, चाहती है कि ये इनइक्वालिटी कम हो। तो किस तरह से कम कर सकती है अगर मैं आपको बताऊं, तो गवर्नमेंट aims to reduce such inequalities of income by, कैसे? दो रास्ते हैं, imposing taxes ऑन रिच, पैसे वाले लोगों से ज्यादा से टैक्स कलेक्ट किया जाए। दूसरा जो इसी से कनेक्टेड है, स्पेंडिंग मोर ऑन वेलफेयर ऑफ द पुअर, गरीबों के वेलफेयर में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। तो इससे क्या होगा, जो एक पुअर पर्सन है, गरीब आदमी है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा और इनकम इनइक्वालिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर आपको इसका मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे देश में प्रधान, ये आपको पूछ सकता है ना, ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलती है। इस योजना में क्या है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया है। ऐसा इसलिए कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। चूल्हे पे खाना बनाने से कई बार क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने का खतरा है। तो सरकार ने क्या है, स्कीम लाई कि भाई जो पैसे वाला है उसके यहाँ तो सिलेंडर्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लाइन का पर्सन है उसको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो फ्री में एलपीजी कनेक्शंस बांटे गए हैं।
आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ आए होंगे। एक है ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स को कैसे एलोकेट करती है सरकार, कहीं ज़्यादा टैक्स कहीं कम टैक्स, फ्री में गुड्स देती है या गुड्स एंड सर्विस डायरेक्ट प्रोड्यूस करके देती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। इनकम इनइक्वालिटी को कैसे कम करती है, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स और जो पैसा आया वो किसके वेलफेयर पे लगाते हैं, ये पुअर्स के वेलफेयर पे लगाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी। अब बेटा हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, बजट का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बजट का थर्ड ऑब्जेक्टिव है देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक्चुअल में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल fluctuations in prices, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कभी महंगाई बढ़ जाना, कभी डिमांड खत्म हो जाना, बहुत ज़्यादा अगर ऊपर नीचे होता है तो इकोनॉमी अनस्टेबल होती है। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज के वो स्टेबल लगें। तो उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मेजर्स अप्लाई करती है, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर अपने भी एक्सपेंडिचर क्या करती है, कम कर देती है, ताकि इकोनॉमी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दे ताकि ये चीज़ आपको अच्छे समझ आए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कई बार हायर हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इससे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एक मेजर अपनाती है। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन अग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट अग्रीगेट डिमांड क्या कर सकती है, कम कर सकती है, बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम कर देगी ना, खर्चे कम करेगी तो डिमांड अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे मेजर सरकार क्या कर सकती है, अपना सकती है। देखिए 3 पॉइंट एकदम आपको अच्छे से बन जाने चाहिए, समझ आ जाने चाहिए। सबसे पहला, बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन रखना। दूसरा, जो इनकम की इनइक्वालिटी है कम करना। देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, कभी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम ना हो, ये इंश्योर करना। चौथा, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। आज की डेट में बहुत सारे इंडिया में PSUs है जो मेनली पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो जब बजट बनाया जाता है तो बेसिकली ये इंश्योर किया जाता है कि किस तरह से इन पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम लॉन्ग टर्म में रन कर सके। जैसे एक एग्जांपल देते फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। रेलवे, रेलवे की जो टिकट्स है ना हमारे देश में बहुत कंसेशनल है, बहुत कम रेट पर मिलती है। आप दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करोगे तो हजारों में होता है और ये कुछ 100 रुपए में होता है रेलवे में, ठीक है। अब रेलवे एक पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक। आप तो कम पैसा दे रहे हो पर रेलवे को स्टेबल रखने की जरूरत है, वहां पर भी बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, रेलवे को प्रॉपरली चलाने की जरूरत है, उसके मेंटेनेंस की जरूरत है। तो गवर्नमेंट अपने बजट में ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस का खास ख्याल रखती है, ठीक है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, there are large number of public sector industries which are established and managed for social welfare, जिसका मेन काम क्या है, समाज सेवा करना है, ठीक है। किसका समाज सेवा, पब्लिक का। budget is prepared with objective
budget is prepared with objective of making various provisions for managing such enterprises की लॉन्ग टर्म में चलती रहे और जनता का भला होता रहे। ठीक है, अब हमारे कितने ऑब्जेक्टिव हो गए? 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। क्या क्या हुआ? सबसे पहले रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स पूरा पढ़ डालना है अपने को, इसमें पब्लिक गुड्स एसेंशियल का कंसेप्ट पढ़ना है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ पढ़ना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हमको पढ़ना है। देन और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिकली अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि हर देश चाहता है कि उसका जीडीपी इंक्रीज हो। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है हमेशा वो ज़्यादा रहे, तभी तो देश का भला होगा। तो जब बजट बनाया जाता है तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि देयर शैल ऑलवेज बी सस्टेनेबल इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की जीडीपी हमेशा क्या होती रहे? ग्रो करती रहे, ये भी एक एम है। लास्ट एम ये ऑब्जेक्टिव हमारा होता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब बेसिकली होता है बेटा कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ही फॉरवर्ड है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि आपको अगर मैं 2 प्लेसेस बताऊं, एक है मुंबई और दूसरी है कालाहांडी ओडिशा। तो अगर आप देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो मुंबई है वो हाईली डेवलप्ड है और जो कालाहांडी ओडिशा है वो लेस डेवलप्ड है, ये हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, और जो कालाहांडी ओडिशा है वो लेस डेवलप्ड एरिया है। तो गवर्नमेंट का प्रयास क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह की बेनिफिट्स देती है, इंसेंटिव्स देती है टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन यूनिट इन बैकवर्ड एरियाज। जो एरियाज बैकवर्ड पड़ रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रोडक्शन यूनिट बनाए जाए, इंडस्ट्रीज बनाई जाए ताकि वो एरिया भी ग्रो करें और जो रीजनल डिसपैरिटीज़ हैं, ये जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो। तो बजट बनाने का भी ये एक एम होता है कि गवर्नमेंट बजट में एम किया जाता है कि उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करो जो लेस डेवलप है, ताकि उनको डेवलप करके हाईली डेवलप एरियाज तक लाया जा सके। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं आप उसको थरोली एक बार पढ़ लीजिए। अगले लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ बजट पढ़ेंगे।